हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके नेक्स्ट टॉपिक, आपके रोग व कीटों का जैविक नियंत्रण। टॉपिक्स पर चलने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू। चलते हैं रोग कीट व रोगों के जैविक नियंत्रण पर। तो सबसे पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अपने कीट व रोगों के द्वारा क्या होता है, फसलों में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। अपन यदि बात करते हैं जो भी आपकी कंप्लीट जो उपज होती है उपज की, तो आपकी जो उपज होती है इस उपज को प्रभावित करता है कौन कौन। तो यहाँ पर देखो, यानी सबसे पहले बात करते हैं अपने खरपतवार की। कौन करता है अपने को सबसे ज्यादा जो उपज को प्रभावित करता है, यानी 50%। कितना परसेंट करता है? 50%। हालांकि मैं अभी अपने स्टार्टिंग में जब खरपतवार पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था उपज में कमी, हानियों के अंतर्गत याद है आपको, अपन ने पढ़ा था उपज में कमी, और मैंने बताया था वहां पर यानी आपके 30 से 35%, 50% तक कमी हो जाती है। तो अपन देखो नॉर्मल यदि बात करें तो बात करते हैं कि टोटल यदि आपके जो हानि होती है उन हानि में से यदि अपन निकालते हैं तो खरपतवारों के द्वारा कितनी हानि होती है? 50% हानि होती है। उसके बाद आते हैं रोगों के ऊपर और उसके बाद आते हैं कीटों के ऊपर। यानी इनके द्वारा भी क्या होता है, अपने फसलों की जो उपज होती है उस उपज में क्या आती है? कमी आती है। तो यहाँ आते हैं यानी कीटों के द्वारा। तो कीटों के जैसे पहले पढ़ लेते हैं रोगों के द्वारा। तो रोगों के द्वारा अपने नॉर्मल 20% उपज में हानि देखी गई है। इसी प्रकार बात करें अपन कीटों के द्वारा, तो कीटों के द्वारा अपने जो फसल होती है उन फसलों में लगभग 26% की हानि देखी गई है। तो अपने क्या होती है, रोग व कीटों के द्वारा क्या होता है, उपज में हानि होती है। फिर बात करते हैं अपन, यानी अपन क्या करते हैं, इस हानि को रोकने के लिए केमिकल्स का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं, रसायनों का यूज करते हैं। लेकिन रसायन क्या होते हैं, यानी मनुष्य के जो शरीर होता है इसके ऊपर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं, जिसके कारण यानी वर्तमान में जो आज अपने सबसे बड़ी जो समस्या आई वो समस्या अपने आ गई कि मनुष्य में खूब सारे रोग हो गए, उनको अपने कैसे कंट्रोल करें। तो उसका जो साफ यानी अपन ने देखा तो वो देखा कि जितने भी आपके रोग और कीट हैं उनका अपने को क्या करना चाहिए, जैविक कंट्रोल करना चाहिए। और जैविक कंट्रोल करते हुए अपने को क्या करना है, यानी आपके जो भी रोग हैं मनुष्य के, उन रोगों को आपको कम करना है। फॉर एग्जाम्पल अपन एक बार थोड़ा सा आप इस चीज को समझिए। गेहूं में क्या करते हैं अपन, यानी आपके जैसे जो दीमक होती है उस दीमक को मारने के लिए अपन क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग अपन करते हैं। अब बात रहती है क्लोरोपाइरीफॉस क्या करता है, यानी आपके दीमक का कंट्रोल करेगा, लेकिन वो क्लोरोपाइरीफॉस जो होता है उसका प्रभाव उस फसल यानी जो उसका सीड होता है उस सीड में चला जाता है, यानी उस दाने में चला जाता है, ग्रेन में आ जाता है। और वो ग्रेन में आके क्या करता है, यानी मनुष्य में कैंसर का कारण बन जाता है। तो उसको कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं, यानी कीट व रोगों का जैविक नियंत्रण यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल अपने को करना है। फिर इसके बाद में एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, यानी अपने सन 2013-14 के अंतर्गत यानी अपने जो भारत है 2013-14, इस 13-14 में भारत में 57,254 जो मैट्रिक टन है, इन मैट्रिक टन का यानी जो पेस्टिसाइड है उनका यूज किया गया, यानी जो रसायन है कीटनाशी है उनका यूज कितना हुआ अपने 2013-14 में 57,254 मैट्रिक टन का यूज हुआ। तो ये अपने लिए एक हानिकारक बात है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अपने को क्या करना है, यानी जैविक नियंत्रण करना है। अपन खरपतवार पढ़ चुके, खरपतवारों के अंतर्गत अपन ने जैविक नियंत्रण पढ़ा था। वहां अपन ने देखा था कि कुछ मित्र कीट अपने काम में लिए थे। तो वैसे ही अपने को क्या करना है, यहाँ पर अपने जो भी कीट है रोग है इनका यूज यानी कंट्रोल करने के लिए अपने को क्या करना है, मित्र कीट या जो भी आपका बोले उनका यूज अपने को करना है। फिर एग्जाम्पल इसमें मैं एक बार थोड़ा सा हिंट बता देता हूं। मैंने आपको दो का चीजें हमेशा बताई है, एक होता है ट्राइकोडर्मा और एक होता है ट्राइकोग्रामा। जो ट्राइकोडर्मा होता है वो क्या
था, मैंने कल आप यानी जो भी अपनी पिछली क्लास थी उसमें अपन ने सीड ट्रीटमेंट पढ़ा था, बीज उपचार पढ़ा था। जो भी आपके जैव उर्वरक थे उन जैव उर्वरकों के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि अपन सीड को ट्रीट कैसे करते हैं, यानी दलहनी क्रॉप्स में FIR विधि के द्वारा करते हैं। यानी सबसे पहले फंजीसाइड अपन यूज में लेते हैं। तो जो आपका ट्राइकोडर्मा था, वो ट्राइकोडर्मा क्या था, एक प्रकार की फफूंद थी। क्या थी? एक प्रकार की फफूंद थी, जो क्या कर रही थी, यानी अपने जो भी जड़ गलन रोग है या कोई और दूसरा रोग है उसमें अपन क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, यानी फफूंद को मारने के लिए। ऐसे ही अपन बात करें, मैंने यहाँ पर एक शब्द और बोला आपके, ट्राइकोग्रामा। क्या बोला है? ट्राइकोग्रामा। ये ट्राइकोग्रामा क्या है? एक प्रकार का अंड परजीवी कीट है। क्या है? एक प्रकार का अंड परजीवी कीट है, जिसका प्रयोग अपन क्या करते हैं, जो भी आपके लेपिडोप्टेरा जो गण होता है उस गण के कीटों को मारने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। तो चलते हैं अपन अपने बायोलॉजिकल कंट्रोल के ऊपर। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि खरपतवारों के द्वारा 50% हानि होती है, रोगों के द्वारा 20% हानि होती है और कीटों के द्वारा 26% हानि होती है। चलो इसके बाद अपन बात करें, यानी यहाँ पर एक चीज और बता देता हूं मैं साथ ही, अपने राजस्थान में 2736 मैट्रिक टन जो पेस्टिसाइड होता है उनका यूज अपने किया जाता है। कितना पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है? 2013-14 के अंतर्गत 2736 मैट्रिक टन पेस्टिसाइड का यूज हुआ था। तो यहाँ देखो अपन पढ़ रहे हैं जैविक नियंत्रण। देखो जैविक नियंत्रण मैं साथ ही आपको बता रहा हूं, मैं यहाँ आपको रासायनिक कंट्रोल भी पढ़ाऊंगा। मेन जो अपना टारगेट है वो टारगेट क्या था? जैविक कंट्रोल पढ़ना। लेकिन मेरे को क्या करना है, यहाँ पर आपको रोग और कीटों का कंप्लीट कंट्रोल पढ़ाना है, तो कंप्लीट कंट्रोल अपने यहाँ पढ़ेंगे। कंट्रोल के अंतर्गत देखो सबसे पहला कंट्रोल अपन देख लेते हैं, वो आपका आ जाता है सस्य नियंत्रण। क्या आ जाता है? आपका सस्य नियंत्रण। देखो सस्य नियंत्रण याद करो, खरपतवार नियंत्रण के अंतर्गत अपन ने एक विधि पढ़ी थी, सस्य आकर्षण नियंत्रण, और वहां अपन ने क्या क्या चीजें अपनाई थी। आपने फसल चक्र लिया था या नहीं लिया था? लिया था। इट मीन्स यानी जो चीजें आप खेत में अपना रहे हो वो आपका कौन सा नियंत्रण आता है? सस्य नियंत्रण आता है। जैसे मैं यहाँ कहता हूं स्वच्छता, मैंने शब्द आपके क्या काम में लिया? स्वच्छता। यानी आप खेत को अच्छी तरीके से साफ रखते हैं, उसमें रोग और कीटों का प्रकोप नहीं होगा, उसमें रोग और कीटों का प्रकोप नहीं होगा। तो अपन स्वच्छता अपनाकर क्या कर सकते हैं, यानी जो भी आपके रोग और कीट हैं उनका कंट्रोल अपन कर सकते हैं। फिर बात आती है नेचुरल रूप के रूप में ले, मैंने आपको अभी क्या कहा था, असल चक्र अपनाकर अपन क्या कर सकते हैं? रोग और कीटों का यानी सस्य नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है भूपरिष्करण। बहुत अच्छे से समझ चुके भूपरिष्करण को। भूपरिष्करण का मतलब था जुताई, और अपन क्या कर रहे थे? गर्मियों में जुताई कर रहे थे। गर्मियों में जुताई करने से क्या होता है, यानी जो भी मृदा में रोग और कीटों जो रोगों के कवक होते हैं या जो भी जीवाणु होते हैं या आपके जो कीट होते हैं वो क्या होते हैं? मृदा सतह से, जो निचली मृदा से हैं ऊपर आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं? वो यानी मर जाते हैं। तो भूपरिष्करण के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं? यानी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अपन कहें कि बुआई के समय में परिवर्तन, यानी आपका यहाँ पर भी अपन ये ले सकते हैं कि बुआई के समय में परिवर्तन करके भी आप क्या कर सकते हो? यानी कीटों का कंट्रोल कर सकते हो, परिवर्तन। फिर आता है पोषक तत्वों का प्रबंधन, यानी जो आप न्यूट्रिएंट्स काम में ले रहे हो, खाद और काम में ले रहे हो, उनका प्रबंधन, पोषक तत्वों का प्रबंधन। ये भी किसके अंतर्गत आता है? आपके सस्य नियंत्रण के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर बात आती है नेक्स्ट के रूप में अपन क्या काम में ले सकते हैं? और काम में ले सकते हैं, जैसे मिश्रित फसल अपन उगा ले। क्या उगा ले? मिश्रित फसल अपन उगा ले। मिश्रित फसल से फायदा क्या होता है? यानी एक फसल में कोई कीट लग रहा है, याद करो मैंने वहां पर आपको क्या कहा था? जवार, बाजरा और मक्का में कीट लगता है तनाछेदक, और यदि अपन फसल चक्र में तनाछेदक यानी जो आपके
जो पसंद चक्कर ले रहे थे उस पसंद चक्कर में अपन ऐसी क्रॉप्स ले रहे थे, या जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है उस मिक्स्ड क्रॉपिंग में अपन ऐसी क्रॉप्स ले रहे थे जिनमें एक ही प्रकार के रोगों कीटों का प्रकोप होता है, तो आपकी जो दूसरी फसल है वो भी नष्ट हो जाएगी। तो वहां पर अलग अलग फसल अपने को लेनी थी मैंने, और वहां पर एग्जाम्पल मेरा बताया हुआ है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर वो ले लिया मैंने मिश्रित फसल, यानी आप मिश्रित फसल अपनाकर भी क्या कर सकते हो, रोग और कीटों का जैविक नियंत्रण कर सकते हो। इसके अलावा अपने जो प्रपंच फसलें होती हैं, याद करो कीट आकर्षक फसल, जो प्रपंच फसलें होती हैं वो प्रपंच फसलें भी उगाकर भी अपन क्या कर सकते हैं, रोग और कीटों की रक्षा, रोग और कीटों से रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, यह आपके क्या आ जाता है, यानी सस्य नियंत्रण के अंतर्गत आ जाता है। फिर आता है नंबर 2 पे यांत्रिक नियंत्रण। नंबर दूसरा क्या पढ़ेंगे, यांत्रिक नियंत्रण। यांत्रिक नियंत्रण का मतलब कोई भी यंत्र, भाई सिंपल सी बात है, यांत्रिक यानी यंत्र का यूज करना है। अब यंत्र के रूप में आप कुछ भी दे सकते हो, तो यंत्र के रूप में देखो अपना हाथ क्या है, अपने लिए यंत्र है, हाथ से पकड़कर अपन नष्ट कर सकते हैं, हाथ से पकड़कर अपन नष्ट कर सकते हैं, हाथ से पकड़कर नष्ट करना। ठीक है, हाथ से पकड़कर नष्ट करना, यानी अपना हाथ अपने लिए क्या था, यंत्र था। दूसरी कंडीशन आ जाती है यानी झाड़कर, दूसरा जो अपन का यूज विधि काम में ले रहे हैं वो ले रहे हैं झाड़कर। झाड़कर का मतलब होता है जो भी आपके पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर जो कीट है उनको अपन क्या कर दे, झाड़ दे, यानी पौधे को हिलाकर क्या कर दे, झाड़ दे। तो झाड़कर अपन क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट के रूप में ले लेते हैं खाई खोदकर। खाई खोदकर यानी जो भी आपके उड़ने वाले कीट होते हैं उनके अलावा, यानी जो रेंग कर चलते हैं उन रेंग कर चलने वाले कीटों को अपन क्या करें, यानी खाई खोदते। और खाई खोदकर यानी खाई खोदने से क्या हो जाएंगे, वो रोग और कीट उसमें, यानी सॉरी कीट है या रोगों के जो कवक है, जीवाणु है, रोगजनक है, वो क्या हो जाएंगे, उनमें गिर जाएंगे। और उसमें क्या होगा, यानी कोई भी केमिकल भरा हुआ होगा या कोई भी चीज है तो उसमें गिरने से वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर आता है कीट प्रपंच का प्रयोग करना। कीट प्रपंच का प्रयोग करना। अब कीट प्रपंच क्या होता है, कीट प्रपंच का मतलब होता है, प्रपंच का मतलब होता है फंसाना, यानी फंदा। अरे याद करो, ट्रैप क्रॉप के लिए आपके फंदा फसल भी आ सकती है, मैंने वहां नहीं बताया था, यहाँ एक बार वापस ये याद आ गया मेरे को तो मैं आपको बता देता हूँ। यानी जो आपका कीट आकर्षक फसल थी उसके लिए शब्द यूज में लिया था अपन ने ट्रैप क्रॉप। क्या काम में लिया था, ट्रैप क्रॉप। तो ट्रैप क्रॉप को फंदा फसल भी कह सकते हैं। तो प्रपंच का मतलब होता है पसाना। प्रपंच का मतलब क्या होता है, पसाना। अब पसाने के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको नेक्स्ट, यानी इसी के अंतर्गत प्रकाश प्रपंच। कौन सा प्रपंच, प्रकाश प्रपंच। प्रकाश प्रपंच का मतलब होता है लाइट ट्रैप। अपन क्या करें, खेत में लाइट जलाएं और लाइट जलाकर अपन क्या करते हैं, कीटों को उस लाइट की तरफ आकर्षित करते हैं। देखा होगा बारिश के दिनों में क्या होते हैं, जो कीट होते हैं वो लाइट यानी दूधिया जो रोशनी होती है उस दूधिया रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अपने को क्या करना है, खेत में लाइट जलानी है, दूधिया रोशनी करनी है। दूधिया रोशनी के कारण क्या होंगे, वो कीट अपने तरफ यानी उस लाइट की तरफ आकर्षित होंगे और उसके नीचे एक ड्रम यानी क्या रखा होगा, घड़ा रखा होगा जिसमें पानी भरा हुआ होता है, और वहां आकर्षित होने के कारण वो वहां क्या हो जाते हैं, उड़ते हैं, और उड़कर उड़ने के कारण क्या हो जाते हैं, यानी उसमें जो आपका नीचे ड्रम होता है पानी से भरा हुआ उसमें गिर जाते हैं और गिरकर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरा ले रहा हूं मैं, इसमें एक चीज आपको और याद रखना, प्रकाश प्रपंच में यानी जो भी आप काम कर रहे हो, यानी लाइट का काम कर रहे हो, वो शाम को 7 से 10 बजे तक ही करना चाहिए। 7 से 10 बजे तक ये करना चाहिए, यानी रात का जो पीएम है उसी में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए 10 बजे तक, क्योंकि 10 बजे के बाद में आपके जो लाभदायक कीट हैं वो लाभदायक कीट उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी जो हानिकारक कीट होते हैं वो हानिकारक कीट कितने बजे तक उड़ते हैं, लास्ट 10 बजे तक। यानी 10 बजे के बाद में आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है अपने फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप होता क्या है, देखो फेरोमोन ट्रैप होता है एक कार्बनिक रसायन गंध वाला, यानी इसमें जो
जो होता है यानी ये ट्रैप होता है, इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है। क्या आती है? विशेष प्रकार की एक गंध आती है, जिसके कारण जो नर जो कीट होते हैं वो नर कीट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। यानी गंध कैसी आती है? जैसे मैथुन क्रिया होती है, उस मैथुन क्रिया में क्या होता है, मादा से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, वैसी की वैसी ही गंध जो होती है यहाँ से आप इस ट्रैप से निकलती है, जिसके कारण क्या होते हैं, वो कीट नर कीट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और आकर इसमें क्या हो जाते हैं, चिपककर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ यानी आ जाता है यहाँ पर फेरोमोन ट्रैप। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 5 से 7 जो 5 से 7 ट्रैप है वो आपको प्रति हेक्टेयर काम में लेनी है। यानी 1 हेक्टेयर में आप ज्यादा से ज्यादा कितनी ट्रैप काम में ले सकते हो? 5 से 7 ट्रैप काम में ले सकते हो। आ गया समझ में? चलो, इसके बाद आता है नेक्स्ट, यानी अपन देख रहे थे यांत्रिक नियंत्रण। यानी ये तो मैंने ट्रैप बता दी, आपके प्रकाश प्रपंच का प्रयोग कर सकते हो, फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद में आपको यांत्रिक नियंत्रण के अंतर्गत और क्या करना है, तो आप पौधों की तरफ चारों तरफ जाली लगा सकते हो। आजकल आती है ना जो आपके ग्रीन हाउस में लगता है, यानी वो जाली आप लगा सकते हो। तो पौधों की चारों तरफ जाली लगाकर, पौधों की चारों तरफ जाली लगाना, और वो जाली लगाकर आप क्या कर सकते हो, आप रोग और कीटों का कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद आते हैं नंबर 3 के ऊपर, यानी तीसरा कंट्रोल अपना आता है जैविक नियंत्रण। मेन जो आपने हेडिंग थी वो मेन हेडिंग का टॉपिक आ जाता है अपना तीसरा कंट्रोल, कौन सा? जैविक नियंत्रण। देखो जैविक नियंत्रण में, जैविक नियंत्रण यानी जीव जंतुओं का यूज करना है, और जीव जंतुओं का यूज करके ही क्या करना है, आपको कंट्रोल करना है रोग और कीटों का। उसको अपन ने क्या कह दिया? जैविक नियंत्रण। अब देखो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, परजीवी का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परजीवी का प्रयोग कर सकते हैं, परभक्षी का प्रयोग भी कर सकते हैं। जो परभक्षी कीट होते हैं उन परभक्षी कीटों का प्रयोग अपन कर सकते हैं। अपन यहाँ पर जीवाणु का प्रयोग भी कर सकते हैं। अरे याद करो, आपके जो वो बैसिलस थुरिजिएंसिस जो जीवाणु था, यानी बीटी, कौन सा? बीटी, वो कॉटन में क्या करता है, यानी आपके जो रोग है उनका कंट्रोल करता है, तो रोग और कीटों का कंट्रोल करता है। तो जीवाणु का प्रयोग भी अपन क्या कर सकते हैं, यानी जैविक नियंत्रण में कर सकते हैं। फिर आता है कवक, जो फंगस है, फंगस का प्रयोग भी अपन कर सकते हैं। और यहाँ मैंने आपको बता दिया कि ट्राइकोडर्मा, याद करो मैंने कल पढ़ा चुका आपको, तो कवक का प्रयोग भी अपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो निमेटोड होता है, यानी जो सूत्रकृमि होता है, उस सूत्रकृमि का प्रयोग भी अपन कर सकते हैं। इनके अलावा अपने जो कशेरुक प्राणी होते हैं, उन कशेरुक प्राणियों का प्रयोग भी अपन कर सकते हैं। किसके अंतर्गत? जैविक नियंत्रण के अंतर्गत। और इसके अलावा जो वनस्पति के जो भी होते हैं पदार्थ होते हैं, उनका प्रयोग भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो आपका अपन ने एक बार देखा। अब इनको क्या करना है, अपने को विस्तार से पढ़ना है। तो सबसे पहले ले लेते हैं अपन परजीवी कीट। कौन सा लेते हैं? परजीवी कीट। यानी परजीवियों का प्रयोग करके अपने को क्या करना है, कंट्रोल करना है। और इसके अंतर्गत मैं ले रहा हूं सबसे पहला अंड परजीवी कीट। कौन सा ले रहा हूं? अंड परजीवी कीट। देखो ये भी क्या होते हैं, 2-3-4 प्रकार के होते हैं। शंकु, अंड, यानी जो सुंडियां होती है उनका प्रयोग भी अपन करते हैं। तो यहाँ पहला लिया अंड परजीवी कीट। और अंड परजीवी के अंतर्गत यानी कौन सा आ जाता है, एक तो ट्राइकोग्रामा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कौन सा आ जाता है? ट्राइकोग्रामा। और दूसरा आ जाता है अपने टिलोनोमस। कौन सा आ जाता है? टिलोनोमस। टिलोनोमस। अब आपको मैं ये पढ़ा देता हूं ट्राइकोग्रामा यानी ग्रामा, ये चीज आपकी क्योंकि विस्तार से जो पूछ सकता है, हो सकता है हाँ, यानी यहाँ एग्जांपल पूछता है, लेकिन हो सकता है ट्राइकोग्रामा से अंदर से आपको कुछ क्वेश्चन पूछ ले। तो ट्राइकोग्रामा जो होता है, पहली कंडीशन आपको ये बतानी है कि ये क्या करता है, जो लेपिडोप्टेरा गण होता है, जो लेपिडोप्टेरा गण होता है उसके कीटों को क्या करता है, नष्ट करता है, कीटों के नियंत्रण के लिए।
याद कर लेना, जो ट्राइकोग्रामा है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? लेपिडोप्टेरा गण के कीटों को नष्ट करने के लिए काम में लेते हैं। फिर बात आती है इसका जो एक कार्ड होता है, जो इसका एक कार्ड होता है, यानी क्या बने होते हैं, छोटे छोटे कार्ड बने होते हैं और उनके ऊपर क्या होते हैं, इनके जो भी आपके जो ट्राइकोग्रामा है इनके क्या होते हैं, अंडे होते हैं। तो जो एक कार्ड होता है, इस एक कार्ड पर लगभग 16,000 से 20,000 अंडे होते हैं। कितने होते हैं? 16,000 से 20,000 अंडे होते हैं। कितने कार्ड पर? एक कार्ड के ऊपर। फिर बात आती है यानी इनका उपयोग कौन कौन सी क्रॉप में अपन कर सकते हैं। जो आपका ट्राइकोग्रामा है, इस ट्राइकोग्रामा का प्रयोग कौन कौन सी क्रॉप के लिए कर सकते हैं? तो देखो, नंबर पहली क्रॉप अपन लेते हैं गन्ना। गन्ने में देखो कीट लगते हैं तनाछेदक। कौन सा लगता है? तनाछेदक, शीर्ष बेदक, शीर्ष बेदक, जड़ बेदक। तो गन्ने की बात की, गन्ने में तो कीट कौन कौन से लग रहे हैं? तनाछेदक लग रहा है, शीर्ष बेदक लग रहा है, जड़ बेदक लग रहा है। इनके कंट्रोल के लिए अपन काम में लेते हैं। इसके अलावा जो कॉटन होता है, उस कॉटन में यानी कपास में आपने देखा होगा पिंक वोल्वरम एक लगता है, तो उस पिंक वोल्वरम के काम में लेते हैं। तो बॉलवर्म के काम में लेते हैं। कपास में किसके काम के लेते हैं? बॉलवर्म में काम में लेते हैं। ऐसे ही अपन बात करें इसकी, यानी टमाटर और धान की। टमाटर और धान की, तो टमाटर और धान में कौन सा रोग कीट लगता है? तनाछेदक लगता है। कौन सा लगता है? तनाछेदक लगता है। इसके कंट्रोल के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं अपन? ट्राइकोग्रामा का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है, यानी यहां से आपका फिर एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि टमाटर व धान में, यानी धान के लिए पूछ सकता है विशेष तौर से, धान में तनाछेदक कीट को नष्ट करने के लिए कितने अंडों का प्रयोग किया जाता है, कितने कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो बताना है आपको 50,000 से 1.5 लाख यानी परजीवी अंडे। कितने बताने हैं? 50,000 से 1.5 लाख परजीवी अंडे आपको बताने हैं। अब यहाँ पर जो कार्ड होंगे वो कार्ड हो जाएंगे लगभग 2.5 से 2.7 प्रति हेक्टेयर। 2.5 से 2.7 कार्ड प्रति हेक्टेयर। या अंडों की बात की जाए तो 50,000 से 1 यानी 1.5 लाख 1,50,000। आ गया समझ में? चलो, ये अपन ने विस्तार से क्या पढ़ा? ट्राइकोग्रामा पढ़ा। फिर आते हैं नेक्स्ट, ट्राइको यानी परजीवी कीट अपन ने पढ़ लिया। परजीवी कीट के बाद में देखो दूसरा, परजीवी कीट में अपन ने कौन सा पढ़ा? अंड परजीवी पढ़ा। अंड परजीवी के बाद में दूसरा आ जाता है अपने अंड सुंडी परजीवी, यानी जो सुंडियां होती हैं उन सुंडियों को नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, जिसको अपन ने क्या कह दिया? अंड सुंडी परजीवी कह दिया। और इसके अब लिए अपन काम में लेते हैं चिनोलस। क्या काम में लेते हैं? चिनोलस। मैंने आपको बताया 2 एग्जांपल, यानी अंड परजीवी की, जिसमें अपन ने पढ़ा ट्राइकोग्रामा और टिलोनोमस। फिर उसके बाद में पढ़ा अपन ने अंड सुंडी परजीवी, जिसमें एग्जांपल पढ़ा अपन ने चिनोलस। उसके बाद आता है शंकु परजीवी, यानी जो शंकु होते हैं उन शंकुओं का लिए भी अपन क्या करते हैं? परजीवी का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर आ जाता है प्लेटिगेस्टर। कौन सा? प्लेटिगेस्टर। यानी प्लेटिगेस्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शंकु परजीवी के लिए किया जाता है। और उसके बाद आता है वापस अपन पढ़ते हैं सुंडी परजीवी। देखो पहले पढ़ा था अंड सुंडी परजीवी और अब आपको बता रहा हूं सुंडी परजीवी। तो यहां देख लेते हैं सुंडी परजीवी। सुंडी परजीवी के लिए काम में लेते हैं, देखो ब्रेकॉन। क्या काम में लेते हैं? ब्रेकॉन, यानी ब्रेकॉन काम में लेते हैं। इसके ब्रेकॉन के अलावा यानी अपन कोटेशिया का प्रयोग करते हैं, किलियोनिस का प्रयोग करते हैं। किस किस का प्रयोग करते हैं? कोटेशिया, किलियोनिस। ये क्या है? यानी ये आपके सुंडी परजीवी हैं। क्या है? सुंडी परजीवी हैं। तो क्या क्या एग्जांपल पढ़ा अपन ने? ब्रेकॉन, कोटेशिया, किलियोनिस। ठीक है। और इसके अलावा कैम्पोलेटिस का प्रयोग भी अपन कर सकते हैं। तो यहां पर अपने को ध्यान रखना है कैम्पोलेटिस।
ये तो अपन ने देखा सुंडी परजीवी। इसके बाद अपन देखते हैं रस चूसक परजीवी, यानी कुछ रस चूसक परजीवी भी आते हैं। तो रस चूसक परजीवी, रस चूसक परजीवियों के अंतर्गत आता है एग्जाम्पल इपीरिकेनिया। कौन सा आता है? इपीरिकेनिया, इपीरिकेनिया। और दूसरा एग्जाम्पल आता है एल्पोट्रोपा, एल्पोट्रोपा। तो अपन ने दो एग्जाम्पल यहां याद रखे, एक एल्पोट्रोपा और दूसरा इपीरिकेनिया। ये क्या है? रस चूसक परजीवी है। अब इस इपीरिकेनिया का प्रयोग अपन क्या करते हैं? गन्ने में करते हैं। या विशेष तौर से आपको पूछा जा सकता है कि जो गन्ना होता है उस गन्ने में एक कीट लगता है पाइबिला। कौन सा कीट लगता है? पाइबिला। तो गन्ने में पाइबिला के कंट्रोल के लिए कौन सा, यानी जो आपका रस चूसक परजीवी है उसका प्रयोग किया जाता है? तो बताना है इपीरिकेनिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आया? चलो इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2 के ऊपर। और नंबर दूसरा आ जाता है अपना परभक्षी कीट। दूसरा क्या आ जाता है? परभक्षी कीट आ जाता है। देखो परभक्षी कीट नंबर 2 परभक्षी कीट, क्योंकि पहला पढ़ चुके अपन परजीवी। ठीक है, अब आते हैं दूसरा परभक्षी कीट। परभक्षी के अंतर्गत अपन पहला देखते हैं क्राइसोपिड्स। क्राइसोपिड्स, आपको यहां पर यह पूछा जा सकता है कि भारत में क्राइसोपिड्स की कितनी जातियां पाई जाती है और मुख्यतया यानी कितनी होती हैं। दो चीजें आपके उनमें पूछी जा सकती है कि भारत में यानी जो क्राइसोपिड्स होता है उस क्राइसोपिड्स की कितनी जातियां हैं और उनमें से 4 यानी कितनी मुख्य हैं? तो 4 मुख्य हैं। तो यहाँ बताना है भारत में कितनी जातियां पाई जाती है? 21 जातियां पाई जाती हैं। किसकी? क्राइसोपिड्स की। और इनमें से मुख्य कितनी है? 4 हैं। कितनी है मुख्य? 4 हैं। तो दो क्वेश्चन तो यहाँ बन जाते हैं कि भारत में यानी जो क्राइसोपिड्स होता है उस क्राइसोपिड्स की कितनी जातियां पाई जाती है? तो आपको बताना है 21। और उसके अलावा आपको बताना है उनमें से मुख्य कितनी है? तो 4 हैं। अब इस क्राइसोपिड्स का जो प्रयोग होता है वो किस किस में किया जाता है? क्राइसोपिड्स होता है इसका प्रयोग किस किस में किया जाता है? तो आपको बताना है यानी जो चेपा होता है, जो एफिड होता है, जो चेपा होता है उसके कंट्रोल के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? क्राइसोपिड्स का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो आपका जेसिड होता है उस जेसिड के लिए भी अपन क्या करते हैं? यानी क्राइसोपिड्स का प्रयोग करते हैं। फिर बात करें अपन जो थ्रिप्स होता है, कौन सा कीट? थ्रिप्स, यानी ये आपके आ गया थ्रिप्स। जो रस चूसक होते हैं उनके लिए भी कौन सा काम में लेते हैं? क्राइसोपिड्स काम में लेते हैं। फिर आ जाता है अपने उसमें मैंगो में कीट लगता है मिलीबग। कौन सा लगता है? मिलीबग। इसके कंट्रोल के लिए भी अपन क्या करते हैं? क्राइसोपिड्स का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा ये क्राइसोपिड्स जो भी लेपिडोप्टेरा गण होता है उसके कीटों को नष्ट करता है। यानी आपके यहाँ ये किस किस को नष्ट कर रहा है? चेपा को कर रहा है, जेसिड को कर रहा है, थ्रिप्स को कर रहा है, मिलीबग को कर रहा है, लेपिडोप्टेरा गण के यानी गण के जो कीट होते हैं उनको कर रहा है। और इसके अलावा अपन व्हाइट गर्भ यानी सफेद मक्खी होती है उस सफेद मक्खी का एग्जाम्पल भी अपन यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आया यानी जो क्राइसोपिड्स होता है वो किस किस के कंट्रोल में प्रयोग में आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यानी इसकी कितनी सूंडियां प्रति हेक्टेयर रखी जाती हैं या कितनी प्रयोग में ली जाती हैं। तो आपको बताना है, यदि आपको प्रति पेड़ पूछे तो प्रति पेड़ आपको बताना है कि क्राइसोपिड्स की प्रति पेड़ यानी प्रति वृक्ष 10 से 20 सूंडियां रखते हैं। कितने सूंडियां रखते हैं? प्रति वृक्ष 10 से 20 सूंडियां रखते हैं। और यदि आपको हेक्टेयर के हिसाब से पूछा जाता है तो आपको बताना है कि जो क्राइसोपिड्स होता है उसकी कितने सूंडियां काम में ली जाती है प्रति हेक्टेयर? 50,000 हेक्टेयर यानी प्रति हेक्टेयर काम में ली जाती हैं। आ गया समझ में? इसके बाद आता है यानी इस परभक्षी के अंतर्गत अपन दूसरा ले लेते हैं अपने, कौन सा लेते हैं? दूसरा कॉक्सिनेला स्पीसीज। पहला लिया क्राइसोपिड्स, दूसरा लेते हैं कॉक्सिनेला स्पीसीज।
दूसरा काम में कौन सा ले रहे हैं, कॉक्सिनेला स्पीसीज काम में ले रहे हैं। अब देखो कॉक्सिनेला स्पीसीज जो होता है, जो आपका एफिड होता है, क्या होता है, एफिड होता है, या जो चेपा होता है उसके भक्षण के लिए काम में लिया जाता है, यानी उसका कंट्रोल कौन करता है, आपके कॉक्सिनेला स्पीसीज करता है। तो कॉक्सिनेला स्पीसीज का यूज चेपा के भक्षण के लिए, अरे एफिड बोल दो, चेपा बोल दो, माहू बोल दो, बात एक ही है, यानी तीनों चीज जो शब्द होते हैं वो कोई यानी कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कॉक्सिनेला जो है उसका यूज किया जाता है चेपा के भक्षण के लिए। अब आता है इसके अंतर्गत 2-3 एग्जाम्पल आप बता दोगे, जिसमें बता दोगे ब्रूमस, यानी कॉक्सिनेला स्पीसीज के अंतर्गत आप एग्जाम्पल बता दोगे ब्रूमस। दूसरा एग्जाम्पल बता दोगे क्रिप्टोनिमस, दूसरा एग्जाम्पल आप क्या बताओगे, क्रिप्टोनिमस। और तीसरा एग्जाम्पल आप बता दोगे इसके अंतर्गत, यानी मिनोकाइलस, क्या आ जाता है, मिनोकाइलस। तो ये आपके एग्जाम्पल किसके आ जाते हैं, यानी आपके कॉक्सिनेला स्पीसीज के आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपन ने देखा। फिर बात करते हैं परभक्षी कीटों के अंतर्गत अपन तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं रेडुविडस बग। एक प्रकार का बग आता है जिसका नाम है रेपुविडस। तीसरा लेते हैं रेपुविडस बग। इसका प्रयोग भी अपन क्या करते हैं, आपकी जैविक कंट्रोल में करते हैं। इसके अंतर्गत आपको ओनली एग्जाम एक तो ध्यान रखना है कि ये क्या करता है, कौन सी कीटों को नष्ट करता है, तो जो सुंडियां होती हैं उन सुंडियों के लिए काम में लेते हैं। तो सुंडियों का भक्षण करता है, क्या करता है, सुंडियों का भक्षण करता है। कौन करता है, रेपुविड्स बग करता है। एग्जाम्पल आप बता दो इसके अंतर्गत राइनोकोरस, क्या बता दोगे, राइनोकोरस, राइनोकोरस। और दूसरा एग्जाम्पल बता दोगे कोरोनस, कोरोना नहीं है भाई, कोरोनस। ठीक है, चलो बात आ जाती है, यानी रेपुविड्स बग जो है वो क्या करते हैं, सुंडियों का भक्षण करते हैं। और एग्जाम्पल अपन ने देखा राइनोकोरस और दूसरा कोरोनस। ठीक है, चलो ये अपने परभक्षी कीट हो जाते हैं। परभक्षी कीटों के बाद में देखते हैं नेक्स्ट, कोई सा भी ले लो इनमें से, ऊपर लिखा हुआ है, और उनमें से अपन ले लेते हैं जीवाणु ले लेते हैं। नंबर 3 पे आपके जीवाणु आ रहा है तो जीवाणु ले लेते हैं। तो चलो जीवाणु, थोड़ी देर पहले ही मैंने एक शब्द बोला था बीटी, क्या बोला था, बीटी। बीटी का पूरा नाम पहले चीज, तो बीटी का पूरा नाम आपको देखना है। तो पूरा नाम है इसका बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है, ये चीज आपके पास में आ गई। बात करते हैं अपन जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस है, ये क्या है, एक प्रकार का प्रचलित कीटनाशी है, यानी एक प्रकार का क्या है, प्रचलित कीटनाशी है, जिसका प्रयोग अपन क्या करते हैं, जो भी आपके डिप्टेरा है, कोलियोप्टेरा है, उसके गण के कीटों को मारने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर लिखा पहली कंडीशन प्रचलित कीटनाशी। ठीक है, फिर बात करते हैं कौन कौन से गण के कीटों को मारता है। तो ये देखो आपके डिप्टेरा, दूसरा लेपिडोप्टेरा, तीसरा कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, यानी 3 गण आपने पढ़े यहाँ पर, डिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और कोलियोप्टेरा गण के कीटों को नष्ट करता है। कौन से गण के कीटों को नष्ट करता है, डिप्टेरा के नष्ट करता है, लेपिडोप्टेरा के करता है, और कोलियोप्टेरा के गण के कीटों को नष्ट करता है। ठीक है, आया समझ में। चलो इसकी मात्रा आपको पूछ सकता है कि कितनी मात्रा आपको काम में लेनी है। तो आपके जो कौन सा बीटी होता है, इस बीटी का जो मात्रा होती है वो होती है 1 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं नेक्स्ट, यानी अपने लिखा हुआ है जीवाणु के बाद में कवक, तो यही ले लेते हैं कवक। तो यहां आ जाते हैं नंबर 4 के ऊपर कवक। कवक को क्या बोल सकते हैं, फफूंद बोल सकते हैं, कवक या फफूंद। चलो यहां देखो, मैंने आपको हालांकि एक चीज मैंने पहले ही बहुत पहले बता दी है, और 2-3 बार इस क्लास में भी मैं उसका जिक्र कर चुका। ट्राइकोडर्मा, क्या, ट्राइकोडर्मा
क्या है ट्राइकोडर्मा? एक प्रकार की फफूंद है। क्या है? एक प्रकार की फफूंद है, एक प्रकार की कवक है, जिसका प्रयोग अपन क्या करते हैं, यानी जो भी कवक जनित रोग है उनके लिए करते हैं। और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अपन क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट के रूप में भी कर सकते हैं, जड़ ट्रीटमेंट के रूप में भी कर सकते हैं, और आपका जो सोइल ट्रीटमेंट होता है उसके रूप में भी कर सकते हैं। इसके अलावा और एग्जांपल अपन देखें तो और एग्जांपल अपन देख लेंगे, अभी देखते हैं आगे। तो देखो, जो कवक है या फफूंद है, इन कवक या फफूंद ये किस किस कीटों यानी किस किस गण के कीटों को नष्ट करता है? तो यहाँ आपको बताना है फाइकोमाइसिटीज। क्या बताना है? फाइकोमाइसिटीज। पहली यानी आपने देखा फाइकोमाइसिटीज, दूसरा आपने देखा एस्कोमाइसिटीज, दूसरा आपने क्या देखा, एस्कोमाइसिटीज, और तीसरे नंबर पर देख लेते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज क्या क्या देखा? नंबर 1 फाइकोमाइसिटीज, नंबर 2 एस्कोमाइसिटीज, नंबर 3 बेसिडियोमाइसिटीज। वर्ग की जो फफूंद होती है उस वर्ग की फफूंद को नष्ट करने के लिए यानी अपन क्या करते हैं, काम में लेते हैं। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल में लिख रहा हूं आपके ट्राइकोडर्मा। क्या लिख रहा हूं? ट्राइकोडर्मा। और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अपन बीज उपचार में भी कर सकते हैं, अपन इसका उपयोग जड़ उपचार में भी कर सकते हैं, इसका यूज अपन मृदा उपचार में भी कर सकते हैं। यहाँ आपको पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, गौर करना इस चीज पे कि बीज उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा की कितनी मात्रा काम में ली जाती है। बीज उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा की कितनी मात्रा काम में ली जाती है? तो बताना है आपको फ्रेंड्स, 6 से 8 ग्राम प्रति केजी सीड, यानी 1 केजी बीज को उपचारित करने के लिए जो ट्राइकोडर्मा है उसकी जो आवश्यकता होगी वो होगी अपने को 6 से 8 ग्राम। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं निमेटोड के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट कितने नंबर का? 5 नंबर पर कौन सा लेते हैं? निमेटोड। निमेटोड का मतलब होता क्या है? सूत्रकृमि। निमेटोड का मतलब क्या होता है? सूत्रकृमि। आपने बहुत बार पढ़ा होगा निमेटोड रोग। ये क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैंगन का ही बता देता हूं। किसका? बैंगन का ही बता रहा हूं। बैंगन में क्या होता है? निमेटोड रोग होता है। निमेटोड क्या करता है? बैंगन की जड़ों में गांठ बना लेता है। पूरा याद आया होगा आपको शायद, यानी बैंगन का मूल गांठ सूत्रकृमि रोग। क्या आ जाता है पूरा नाम? बैंगन का मूल गांठ सूत्रकृमि रोग, यानी जड़ में क्या करता है? ये गांठें बनाता है। तो इसके कंट्रोल के लिए अपन क्या करें, यानी निमेटोड के कंट्रोल के लिए अपन क्या करते हैं? वही काम में ले लेते हैं, यानी निमेटोड ही काम में लेते हैं। क्या कर लेते हैं? निमेटोड ही काम में लेते हैं। तो देखो ये कौन कौन से कुल के कीटों को, यानी जो सूत्रकृमि होता है, इसको नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, एक तो जो गण है यानी स्टेरेनिटी, VDT, ठीक है, और दूसरा हेटेरोविटिडी। पहला आ गया आपके स्टेरेनिविटिडी और दूसरा आपके कौन सा आ गया, यानी हेटेरोविटिडी आ गया। इन कीटों को यानी इन सूत्रकृमियों को नष्ट करने के लिए इन कीटों यानी जो सूत्रकृमि है उनसे वर्ग के या कौन से गण के स्टेरेनिविटिडी और दूसरा आपका आ गया हेटेरोविटिडी। जो गण है इसके सूत्रकृमियों को नष्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, यानी आपके सूत्रकृमियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो
अब देखो इसके अंतर्गत यानी अपन बात करते हैं नेक्स्ट, यानी जो आपके दहान में तनाछेदक होता है, उस तनाछेदक के लिए अपन क्या काम में ले लेते हैं, यानी निमेटोड काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? निमेटोड काम में लेते हैं। कौन से लेते हैं? एक तो आपने देखा यानी स्टेरोनिमेटिडी और दूसरा देखा अपने हेटेरोपेटिडी। तो यानी ये काम में लेते हैं अपन धान में तनाछेदक। किसमें? धान में तनाछेदक। पहला कीट कौन सा है आपके? धान में तनाछेदक। फिर बात करते हैं दूसरा, यानी आपके जो भी होता है कौन किसमें? मक्का में, या चने की बात कर ले तो चने में फलीछेदक कीट लगता है। किसमें लगता है? चने में फलीछेदक कीट लगता है। उस फलीछेदक के लिए भी अपन क्या करते हैं? निमेटोड का प्रयोग करते हैं, सूत्रकृमि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलो इसके आगे बात करते हैं अपन, यानी नेक्स्ट विषाणु यानी वायरस का प्रयोग भी अपन करते हैं। जो भी आपके रोग और कीट हैं उनके कंट्रोल के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? वायरस का प्रयोग भी करते हैं। और वायरस के रूप में देखो आपको ध्यान रखना है, जो भी बैकुलोविरिडी है उस जो कुल है उसका वायरस अपन काम में लेते हैं। पूछा जा सकता है यहाँ पर कि किस कुल का वायरस रोग व कीटों के नियंत्रण में करते हैं, तो बैकुलो कुल का वायरस, बैकुलो कुल का वायरस काम में लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको यहां पर यह पूछ सकता है कि अभी तक कितने कुल के वायरस जो है वो मारने में सक्षम है रोग और कीटों को। यह चीज भी आपको पूछा जा सकता है। तो 7 कुल के वायरस, 7 कुल के वायरस जो है रोग व कीटों को मारने में सक्षम है, यानी कीटों को मारने में सक्षम। कीटों को मारने में सक्षम, यहां आपने पढ़ा ये चीज। फिर बात आती है, देखो इसके अंतर्गत 2 एग्जाम्पल अपन देखते हैं। एक देखते हैं एनपीवी और दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं जीवी। एनपीवी का पूरा नाम देखो, एनपीवी। एन का मतलब न्यूक्लियर, एन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर। फिर आता है पी का मतलब पॉली हेड्रोसिस, पॉलीहेड्रोसिस, और वी का मतलब वायरस। पूरा नाम अपने पास में एनपीवी का क्या आ गया? न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। और दूसरा एग्जांपल जो लेते हैं वो लेते हैं जीवी। दूसरा एग्जांपल कौन सा लेते हैं? जीवी। जी का पूरा नाम है ग्रेनुलर या ग्रेनुलोसिस, ग्रेन्युलोसिस वायरस। अब की वायरस कौन सा आ गया? कौन सा? ग्रेनुलोसिस वायरस आ गया। इनका प्रयोग अपन क्या करते हैं? जो भी फलीछेदक कीट होता है किसमें? चने में, उसके कंट्रोल के लिए अपन काम में लेते हैं। और वहां पर मोस्टली एनपीवी का प्रयोग अपन करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एनपीवी का प्रयोग करते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं, चने में फलीछेदक कीट के लिए, चने में फलीछेदक कीट के लिए, चने में फलीछेदक कीट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एनपीवी का प्रयोग करते हैं। और एनपीवी की जो मात्रा है वो पूछी जा सकती है यहाँ पर, तो आपको बताना है 750 ml प्रति हेक्टेयर। कितना? 750 ml प्रति हेक्टेयर। यानी अपन क्या काम में लेते हैं? आपका एनपीवी काम में लेते हैं। आ गया समझ में? चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? प्रोटोजोआ। यानी प्रोटोजोआ का प्रयोग भी अपन क्या करते हैं? आपके रोग कीटों के नियंत्रण के लिए करते हैं। और देखो प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ में क्या आता है? एक प्रजाति है नोजेमा। कौन सी प्रजाति है? नोजेमा प्रजाति है। इस नोजेमा प्रजाति का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, नोजेमा प्रजाति जो प्रोटोजोआ होता है इसका प्रयोग अपने किया जाता है। आ गया समझ में? और इसका प्रयोग अपन जो टिड्डी होती हैं इस टिड्डी के लिए कर सकते हैं। पूछा जा सकता है कि टिड्डी के कंट्रोल के लिए कौन सी प्रजाति के
प्रोटोजोआ का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है नोज़ेमा प्रजाति की प्रोटोजोआ के कंट्रोल के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद रखते हैं कशेरुक प्राणी। मैंने आपको वहां बताया कि कुछ कशेरुक प्राणी हैं, उन कुछ कशेरुक प्राणियों का प्रयोग भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो कशेरुक प्राणी, और कशेरुक प्राणियों के अंतर्गत यानी देखो अपन मछली ले सकते हैं, यानी जो मछली होती है वो भी काम में आती है, सर्फ होता है वो भी काम में आता है। इसके अलावा जो आपके यानी क्या नाम सॉरी जो चिड़िया होती है उस चिड़िया का प्रयोग भी अपन कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, कशेरुक प्राणी होते हैं। इन कशेरुक प्राणियों का प्रयोग भी अपन कीटों के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। ये टोटल आपका क्या था, यानी जैविक नियंत्रण। इसी के अंतर्गत एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, आपके वानस्पतिक कीटनाशियों का प्रयोग भी अपन कर सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से कि कौन कौन से वानस्पतिक जो कीटनाशी है उनका प्रयोग करते हैं। वानस्पतिक कीटनाशी का मतलब यानी वनस्पति से ही अपन कीटनाशी बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताना है आपको वानस्पतिक कीटनाशी। कौन सा बताना है, वानस्पतिक कीटनाशी। वानस्पतिक कीटनाशी के अंतर्गत पहला बता रहा हूं मैं नीम। कौन सा, नीम। आपने देखा होगा नीम अपन पढ़ भी चुके, नीम की खली। नीम में कौन सा तत्व पाया जाता है, एजाडिरेक्टिन तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है, एजाडिरेक्टिन तत्व पाया जाता है। अब इस नीम का प्रयोग अपन किस किस के कंट्रोल में करते हैं, तो सबसे पहले अपन बता देते हैं कि जो भी आपका टिड्डी होता है, टिड्डी कीट है, इस टिड्डी का कंट्रोल अपन किसके द्वारा कर सकते हैं, नीम के द्वारा कर सकते हैं। जो कि आपका विल्ट रोग होता है यानी उक्टा रोग होता है उसका यानी कंट्रोल अपन कर सकते हैं। चूर्णिल जो आसिता होता है उसका अपन कंट्रोल कर सकते हैं। चूर्णिल आसिता जो कीट रोग होता है उसका अपन कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें मक्का में, मक्का या ज्वार है उसमें तना छेदक कीट लगता है। किसमें लगता है, मक्का, ज्वार या बाजरा, बाजरे में भी लगता है। इनमें जो तनाछेदक कीट लगता है उनका कंट्रोल अपन कर सकते हैं। और इसके अलावा अपन बता सकते हैं कि चने में क्या होता है, फली छेदक होता है। चने में फली छेदक होता है, उसका कंट्रोल भी अपन कर सकते हैं। तो नीम बहुत ही अच्छा आपका वानस्पतिक कीटनाशी है। कौन सा तत्व पाया जाता है, एक बार फिर बता देता हूं, कौन सा तत्व पाया जाता है, एजाडिरेक्टिन तत्व पाया जाता है, जो क्या करता है यानी कीटनाशी का कार्य करता है। ठीक है, चलो इसके आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट, यानी क्राइम, तंबाकू ले लेते हैं। कौन सा लेते हैं, तंबाकू लेते हैं। तंबाकू में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। और ये निकोटीन क्या करता है, कीटनाशी का कार्य करता है। तो तंबाकू का प्रयोग अपन कौन कौन से यानी कीटों के लिए कर सकते हैं, तो आप यहाँ बता दीजिए। सरसों में कौन सा लगता है, एफिड लगता है। सरसों में कौन सा लगता है, एफिड लगता है, सरसों में एफिड। कॉटन में कौन सा लगता है, बोलवर्म लगता है। तो कपास में बोलवर्म। ठीक है, यानी तंबाकू का प्रयोग अपन ने किसमें किया, सरसों में एफिड, कपास में बोलवर्म। इसके अलावा जो आपके थ्रिप्स होता है, इस थ्रिप्स का प्रयोग भी अपन यानी थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, तंबाकू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके नेक्स्ट अपन नंबर 3 पे चलते हैं, करंज। ठीक है, करंज की खल्ली पढ़ी थी अपन ने पिछले वीडियो में। तो करंज का प्रयोग अपन भूमिगत कीटों को नष्ट करने के लिए कर सकते हैं। कौन से कीटों को, भूमिगत कीटों को नष्ट करने के लिए कर सकते हैं। आ गया समझ में। चलो इसके आगे अपन देखते हैं सीताफल। नंबर 4 के ऊपर देखते हैं सीताफल। जो आपका सीताफल होता है इसका प्रयोग भी अपन क्या करते हैं, यानी जो भी कीट नियंत्रण है इसमें करते हैं। तो इसके लिए जो सीताफल है इसका प्रयोग अपन दीमक का कंट्रोल करने के लिए या जो भी अन्य भूमिगत कीट होते हैं उनका कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। फिर आता है लहसुन, नंबर 5 के ऊपर। कौन सा देता है, लहसुन। लहसुन का प्रयोग करते हैं अपन जो भी रस चूसक कीट होते हैं। क्या होते हैं, रस चूसक कीट होते हैं। उन रस चूसक कीटों के लिए काम में लेते हैं। और उसके बाद में अपन नंबर 6 पे बता देते हैं क्राइसेंथेमम, यानी गुलदाउदी।
इसका प्रयोग भी अपन क्या करते हैं, वानस्पतिक नियंत्रण में करते हैं। इस प्रकार आपका जैविक जो नियंत्रण है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो थैंक यू।